नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपका स्वास्थ्य कैसे है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होगा और आपकी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप अपने अध्ययन में निरंतरता बरतते हैं यानी रेगुलरिटी रखते हैं, रोजाना पढ़ते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। चाहे दोस्तों आप रोज केवल 4 घंटे ही पढ़ें और उन 4 घंटों में प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे आजकल की कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट बन जाते हैं, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश या फिर जनरल साइंस, ये दोस्तों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो इन सब्जेक्टों में से तो दोस्तों आप रोज प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ो। और ऐसे ज्यादा समय पढ़ने से थोड़ी ना दोस्तों एग्जाम्स क्रैक्स होती है। यानी ज्यादा 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे रोज मशीन की तरह पढ़ने से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट तरीके का मतलब एक तो आपके पास में अपना खुद का निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि रोज वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके पढ़ रहे हैं। नहीं, आपके सिलेबस में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं को पढ़िए दोस्तों आप, और उसके अनुसार ही अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए। फिर टाइम टेबल में भी दोस्तों आप उन कंटेंट्स को रोजाना पढ़ें जो आपके याद होने में दिक्कत कर रहे हैं या आपको बड़ी मुश्किल से याद हो रहे हैं। यदि कोई ऐसे कंटेंट हैं जो आपके क्लियर है, तो दोस्तों उनको साइड में अलग लिस्ट में बना लीजिए, ताकि उनका केवल महीने में एक बार रिवीजन हो सके या 15 दिन से एक बार रिवीजन हो सके। जो कंटेंट्स या जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उनको दोस्तों आप रोज रिवाइज कर लीजिए या 1-2 दिन से दोहराते रहिए दोस्तों, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। आपका नॉलेज ही स्थिर हो जाएगा और आपके कंटेंट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, एक रणनीतिक तरीके से पढ़ना है, प्लानिंग के साथ पढ़ना है। तो ही दोस्तों आप जल्दी कंपटीशन एग्जाम्स फाइट कर पाओगे और मेरिट में अपना स्थान बना पाओगे। नौकरी प्राप्त करने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका यह होता है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। सेल्फ मोटिवेशन दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशन है और सेल्फ स्टडी भी दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी मानी जाती है दोस्तों। यानी अपने आप से मोटिवेट रहिए, आप अपने माता पिता से मोटिवेशन लीजिए दोस्तों आप, यानी अपने आप से मोटिवेट रहिए दोस्तों। आप अपने माता पिता को देखकर ही मोटिवेट हो जाइए दोस्तों। नकारात्मक सोच से तो हमेशा दूर रहे दोस्तों। अपने अंदर एक अलग ही नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ रोज पढ़े दोस्तों। यानी आप हमेशा अपने आप से ये कहें कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा है, इसलिए मैं कल से आज बेहतर हूं और कल भी मैं और इतना अच्छा, और कल भी मैं पढ़ूंगा और कल आज से भी बेहतर बनूंगा और हमेशा रोज मैं बेहतर से बेहतर बनता जाऊंगा। यानी ऐसा सोचिए दोस्तों, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने अध्ययन को कीजिए, जल्द ही आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। आइए दोस्तों हम महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। महाद्वीप और महासागरों के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इनका भौगोलिक इतिहास बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक समय में यदि देखा जाए तो अपनी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। यानी पृथ्वी का जनक तारा सूर्य है। सूर्य एक तारा है, एक गैसीय गोला है, जिसे सौर मंडल का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सौर मंडल का 99.99% दैर्घ्य सूर्य में ही समाहित है दोस्तों।
जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई थी तब पृथ्वी भी एक आग का गोला थी। मतलब सूर्य एक आग का गोला है क्योंकि इसके 71% भाग पर तो है हाइड्रोजन और 26.5% पर है हीलियम। यानी सूर्य का अधिकांश भाग ज्वलनशील गैसों से बना हुआ है, इसलिए उसे एक आगीय गोला कहते हैं, एक गैसीय गोला कहा जाता है। तो पृथ्वी अलग हुई उस टाइम पे आग का गोला थी। धीरे धीरे जैसे वर्ष बीतने लगे, समय बीतने लगे, तो दोस्तों पृथ्वी पर स्थल और जल भंडारों का विकास हुआ। स्थल भाग को अपन महाद्वीप कहने लगे और जलीय भाग को दोस्तों महासागर कहने लगे। जो वृहद स्थलखंड बना ना दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में, उसको नाम दिया गया पेंजिया। और इस पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर जो वृहद जलराशि बनी उसको नाम दिया गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। यानी प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पेंजिया महाद्वीप में और पैंथालासा महासागर में विभाजित थी और यहाँ जल और स्थल का अनुपात 71:29 था। यानी 29% भाग पे तो जमीन थी और 71% भाग पर जल था। आज भी दोस्तों पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात यथावत है। यानी आज भी 71% भाग पे तो जल है और 29% भाग पे स्थल है। धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता गया इस पेंजिया का विखंडन होता गया। यानी इस पेंजिया में भूगर्भिक हलचलों के कारण दरारें आने लगी, विखंडन होने लगा, विभाजन होने लगा। जब पेंजिया टूटा तो दोस्तों पेंजिया दो स्थल भागों में बट गया। अब एक का तो नाम रखा गया अंगारा लैंड और दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो व्यवस्था बनी थी वो आज से 350 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? आज से 350 मिलियन वर्ष पहले। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथी सागर का निर्माण आज से 350 मिलियन वर्ष पहले हुआ। जो टेथी सागर था दोस्तों वह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच वाले भाग में था। कौन से भाग में था? बीच वाले भाग में। अंगारा लैंड का आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे, अंगारा लैंड का दोस्तों एक और नाम था, इसे लोरेसिया के नाम से भी जाना गया। अंगारा लैंड को और किस नाम से जाना गया? लोरेसिया के नाम से भी जाना गया। अब दोस्तों जो विखंडन की प्रक्रिया थी वो यहीं पर रुकी नहीं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथी सागर तक ही सीमित नहीं रही। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया इन भौगोलिक भागों में भी दोस्तों विखंडन होता गया, विभाजन होता गया और नए भूखंड बनने लगे दोस्तों। लेकिन आपसे दोस्तों यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, क्योंकि गोंडवाना लैंड दक्षिण में स्थित था, अंगारा लैंड उत्तर में स्थित था और टेथिस महासागर बीच में स्थित था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा कौन से भूभाग का हिस्सा था? अंगारा लैंड का था या गोंडवाना लैंड का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कनाडा देश, नॉर्वे देश और साइबेरिया ये किसके हिस्से माने जाते हैं? ये दोस्तों अंगारा लैंड या लोरेसिया के हिस्से माने जाते हैं। टेथी सागर के मामले में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे दुनिया की सबसे जो ऊंची पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, वह टेथिस सागर के स्थान पर बनी है। अपने भारत में विश्व प्रसिद्ध जो थार का मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल दोस्तों टेथिस सागर के स्थान पे बना है। तो पूछ लिया जाता है थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत में खारे पानी की झीलें, भारत के मध्यवर्ती भागों में जो खारे पानी की झीलें हैं वह किसका अवशेष है?
वह भी दोस्तों 33 सागर का ही अवशेष है। तो दोस्तों इस प्रकार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए विकास की तरफ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आगे जाके भी दोस्तों विभाजन हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का दोस्तों आगे चलकर भी विखंडन हुआ या विभाजन हुआ, यानी वर्तमान स्वरूप सामने आया दोस्तों। आज पृथ्वी 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बटी हुई है। 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में, यानी कुल मिला के दोस्तों आज पृथ्वी 12 भागों में बट गई है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों पृथ्वी 2 ही भागों में थी। एक स्थल भाग जो पेंजिया के नाम से जाना जाता था और एक जलीय भाग जो पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। आज दोस्तों इन 12 भागों में बट गई है। इन्हीं का हम दोस्तों विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ेंगे अपन महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है दोस्तों? द्वीप से बना है महाद्वीप। यदि आपको द्वीप की परिभाषा आती है तो महाद्वीप दोस्तों आसानी से बता दोगे आप। द्वीप वह स्थलखंड होता है जिसके चारों तरफ जलराशि हो। ऐसा जमीन का भाग जिसके चारों तरफ जल हो द्वीप कहलाता है। खूब सारे छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे तो दोस्तों द्वीप समूह बन जाएगा। और बहुत बड़ा स्थल भाग होगा और उसके आसपास में दोस्तों बड़े जल की राशि होगी तो उसे हम महाद्वीप कह देंगे। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थल भाग को महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों के बारे में दोस्तों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 महासागर भी है। महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर है जिसे पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिका महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा भाग है दोस्तों इन 12 भागों में जो जलीय भाग के रूप में भी है और स्थल भाग के रूप में भी है। यानी अंटार्कटिका के नाम से महाद्वीप भी है और महासागर भी है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सवाल जवाब आज हम आपसे कर रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार क्या होता है दोस्तों? यानी मैदान से ऊपर उठा हुआ ऐसा पथरीला भूभाग जिसका शीर्ष समतल हो या सपाट हो उसे दोस्तों हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन देखें, क्या अरब का पठार है, तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है या फिर दोस्तों शान का पठार है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। चारों के चारों ऑप्शन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही गजब के ऑप्शन है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं दोस्तों, मैं जितने भी ऑप्शन डालता हूं ना आपके इन सभी क्वेश्चंस में प्रत्येक ऑप्शन आपको कई क्वेश्चन देगा दोस्तों। और सारे के सारे ऑप्शन कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फालतू के यदि कोई बकवास ऑप्शन होते हैं ना मैं उनको पहले ही साइड कर देता हूं दोस्तों। उनकी जगह में बढ़िया कंटेंट रखता हूं जो आपके एग्जाम्स के अंदर काम में आए, आपके नॉलेज को बढ़ाएं।
ऐसे कंटेंट डालता हूं मैं दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर। देखिए आप, विश्व का सबसे बड़ा पठार, अरब का पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार और शान का पठार। अरब का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार नहीं है। अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे आपसे तो बता देना, अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। लेकिन आपसे यहां प्रायद्वीप थोड़ी पूछा है, आपसे तो यहां पठार के बारे में पूछा है। ध्यान से देखो आंसर को, क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि विश्व का सबसे बड़ा पठार बताओ, तो अरब तो प्रायद्वीप है और उसी प्रायद्वीप में दोस्तों इसकी आकृति पठार की है। कैसी आकृति है? पठार की आकृति है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार नहीं है, ये पश्चिमी एशिया के सऊदी अरब देश वाले क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। एक है तिब्बत का पठार, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार और ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत तो जानते हो ना कहां है दोस्तों? भारत और चीन के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसी को तिब्बत का पठार कहते हैं या तिब्बत क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों तिब्बत पे वर्तमान समय में कौन से देश का अधिकार है? वर्तमान समय में दोस्तों चीन देश का अधिकार है। यदि 1950 से पहले का इतिहास उठाकर देखें ना, तो तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। यहां न तो भारत का अधिकार था और ना ही चीन का अधिकार था। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों का क्षेत्र माना जाता था ये लोग, कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो तिब्बत क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे दोस्तों चीन ने अपना अधिकार तिब्बत पे करना प्रारंभ कर दिया। और जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ ना, तब दोस्तों उस युद्ध में चीन जीत गया और चीन ने इस पूरे तिब्बत क्षेत्र पर दोस्तों अपना अधिकार कर लिया। उस समय से लेकर अब तक तिब्बत क्षेत्र के प्रमुख नेता दलाई लामा भारत में है दोस्तों। भारत ने उनको संरक्षण दे रखा है, भारत ने उनको शरण दे रखी है और उनको यह आश्वासन दिया गया है कि तिब्बत को वो चीनियों से वापस आजाद करवाएंगे। तिब्बत को वो चीनियों से वापस आजाद करवाएंगे। और इसी दलाई लामा को भारत में दी गई शरण के कारण चीन भारत के साथ सबसे ज्यादा नाराज है दोस्तों। चीन ये मानता है कि भारत ने चीन के शत्रु दलाई लामा को शरण दे रखी है, इसलिए भारत भी चीन का शत्रु है। ऐसी धारणा है दोस्तों कौन से देश की? चीन देश की। तो यह है दोस्तों तिब्बत का मैटर। किसका मैटर है? तिब्बत का मैटर। तिब्बत दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। क्यों? क्योंकि विश्व की जितनी भी जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो सदानीरा नदियां हैं, वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, वो दोस्तों तिब्बत से ही निकल के आती है। कहां से निकल के आती है? तिब्बत से। जैसे सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, वो दोस्तों इस तिब्बत क्षेत्र से ही निकल कर आती है। चीन में बहने वाली अनेक नदियां हैं, यहां से निकलकर दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ भी दोस्तों कई नदियां बहती हुई जाती है। तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, ध्यान रखना। पामीर का पठार कहां स्थित है? पामीर का पठार भी दोस्तों इसी तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, द रूफ ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। शान पठार के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यह शान पठार म्यांमार देश में है दोस्तों। कौन से देश में है? म्यांमार देश में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि शान पठार कौन से देश में स्थित है? म्यांमार देश में स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्कन का पठार कौन से देश में स्थित है? भारत में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि युनन का पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? तो युनन का पठार चीन देश में है। कौन से देश में है?
चीन देश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ रहा है। ध्यान से देखिए ऑप्शन, क्या यांगटीसी क्यांग नदी है, या होंग हो नदी है, क्या इरावदी नदी है, या फिर मेंकोंग नदी है? ऑप्शन तो देखिए आप, कितने शानदार ऑप्शन है दोस्तों, कितने गजब के ऑप्शन है। यानी ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में यही से उठ के आंसर आ जाएंगे दोस्तों। बहुत ही गजब के ऑप्शन है दोस्तों। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये चर्चा में रहते हैं या चर्चा का विषय रहते हैं। देखिए ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में, आपका सही आंसर बता दूं मैं आपको। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगटीसी क्यांग है। कौन सी नदी है? यांगटीसी क्यांग नदी है, जो मुख्य रूप से चीन देश में बहती है। कौन से देश में बहती है? ये चीन देश की प्रमुख नदी है यांगटीसी क्यांग, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला ऑप्शन देखिए आप, होंग हो नदी। होंग हो नदी दोस्तों, इसे चीन का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यह नदी चीन में तबाही मचाती है। बाढ़ के दौरान चीन के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है दोस्तों। वहां के लोगों के जीवन स्तर को बहुत खराब कर देती है दोस्तों ये नदी। इसलिए होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये शोक वाली नदियों का तो आप स्पेशल रूप से ध्यान रखना। चीन का शोक होंग हो नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम अरुणाचल प्रदेश का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। होंग हो नदी के बारे में एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। होंग हो नदी को पीली नदी कहा जाता है, येलो रिवर। क्वेश्चन आ जाए, पीली नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? होंग हो नदी को कहा जाता है, और यह चीन देश की प्रमुख नदी है। इरावदी नदी। इरावदी नदी दोस्तों मुख्य रूप से कहां की नदी है? इरावदी नदी म्यांमार देश की नदी है दोस्तों। कौन से देश की है? म्यांमार की। क्वेश्चन पूछ ले, म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी नदी है दोस्तों। मेंकोंग नदी लास्ट ऑप्शन है आपका। मेंकोंग नदी तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहती है। मेंकोंग नदी कहां बहती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया तो जानते हो ना दोस्तों आप, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। ये जो देश है दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, और यहाँ की मुख्य नदी है मेंकोंग नदी। या अपन ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कह सकते हो आप। कौन सी नदी को? मेंकोंग नदी को। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है दोस्तों, उन्होंने एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की है, और उस क्षेत्रीय संगठन का नाम है दोस्तों आसियान। क्या नाम है उसका? आसियान। और आसियान में सदस्य देशों की संख्या है 10। आसियान का प्रमुख कार्य क्या है कि अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना, तथा जिस देश को वित्तीय मदद की जरूरत पड़े उसकी आर्थिक मदद करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? क्या मैकमोहन है, क्या रेड क्लिफ रेखा है, पाक स्ट्रेट है, या फिर ताइपे बांध परियोजना है? ये भी चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत गजब के हैं। सबसे पहले तो आप इनकी स्थिति देखिए दोस्तों कि ये कहां स्थित है। मैकमोहन रेखा, ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा का नाम है। भारत और चीन की सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। पाक स्ट्रेट, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है दोस्तों पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि।
देखो दोस्तों, जल संधि का काम क्या होता है? आप जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोल सकते हैं। जल संधि दोस्तों दो स्थलीय भागों को तो अलग करती है और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है। यही काम होता है दोस्तों किसका? जल संधि का। तो दोस्तों, श्रीलंका द्वीप और भारत के तमिलनाडु, इनको अलग करने का काम करती है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। कौन? पाक स्ट्रेट। तो हमें अपना आंसर सही सही मिल गया है कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। यदि ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं मिले ना आपको, तो ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी। क्या मिलेगा? मन्नार की खाड़ी। यानी मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है, या भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ताइपे बांध परियोजना क्या है? ताइपे बांध परियोजना भारत और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्रों की है दोस्तों। यानी भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों में एक बांध परियोजना चलाई है, जिसका नाम है दोस्तों ताइपे बांध परियोजना। तो ताइपे बांध परियोजना के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि ताइपे बांध परियोजना कहां स्थित है? भारत और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्रों में। दूसरा क्वेश्चन, ताइपे बांध परियोजना कौन से देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और बांग्लादेश की। तीसरा क्वेश्चन, ताइपे बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई गई है? सुरमा नदी पे चलाई गई है। कौन सी नदी पर है? सुरमा नदी पर चलाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। अब सुने, रेड क्लिफ रेखा के बारे में और मैकमोहन रेखा के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ें आप जरूर दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई दोस्तों, और 1914 में खींची गई सर मैकमोहन के द्वारा। अब दोस्तों, वर्तमान समय में इस मैकमोहन रेखा के कारण भारत और चीन के बीच में विवाद है दोस्तों। इस मैकमोहन रेखा या इस बॉर्डर लाइन को भारत तो मानता है, लेकिन दोस्तों चीन नहीं मानता इसको। क्यों? क्योंकि दोस्तों चीन ने भारत के जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन क्षेत्र पर और थोड़ा बहुत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र पर अपना अवैध अधिकार जता लिया, या अपना अवैध अधिकार जमा लिया, जो दोस्तों मैकमोहन रेखा को पार करके भारत की तरफ आ गए दोस्तों वो। तो मैकमोहन रेखा के हिसाब से तो वो क्षेत्र भारत में है, तो चीन तो इसको क्यों मानेगा दोस्तों? क्योंकि चीन ने तो अपना अधिकार बढ़ा लिया, और भारत दोस्तों इस मैकमोहन रेखा को मानता है। भारत का दावा है कि जब 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तो आपने जिस जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पे अधिकार जमा रखा है ना, वो पूरा पूरा भारत का है। किसका है? भारत का है। तो ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा वर्तमान समय में चर्चा का विषय है, भारत और चीन बॉर्डर पर बढ़े हुए तनाव के कारण। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बने दोस्तों। इसी टाइम पे सर सीजे रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींची, बॉर्डर लाइन खींची, और उसी का नाम उन्होंने रखा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई 3323 किलोमीटर निर्धारित की गई दोस्तों। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रेड क्लिफ रेखा के कारण भी दोस्तों जैसे पीओके वाले क्षेत्र में विवाद हो गया दोस्तों। क्या हो गया? विवाद हो गया। यानी रेड क्लिफ रेखा के निर्धारण करने के बाद में ही 1947-48 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को अपने अंदर ले लिया, जिसे आज पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि यह सीमा कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ रेखा कौन से देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक इतना सा और ध्यान रख लेना कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। और ज्यादा डीपली आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बस ये पूछ लेगा कि रेड क्लिफ रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं। तो रेड क्लिफ रेखा पर दोस्तों भारत के 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य दोस्तों इस रेड क्लिप रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में नहीं है? कौन सा द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में नहीं है? क्या फिलीपींस नहीं है, क्या इंडोनेशिया नहीं है, क्या जापान नहीं है, या फिर पश्चिमी द्वीप समूह नहीं है? तो सबसे पहले तो आप इनकी स्थिति देखिए। फिलीपींस दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है और एशिया महाद्वीप का ही एक द्वीप है। फिलीपींस को दोस्तों 6000 द्वीपों का देश कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि 6000 द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस देश को कहा जाता है, जो एशिया महाद्वीप का ही एक देश है और प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों इंडोनेशिया से यदि आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, इंडोनेशिया के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे पड़ोसी जलीय देश कौन सा है? तो दोस्तों वह देश इंडोनेशिया ही है, यानी भारत का दूसरा पड़ोसी जलीय देश है दोस्तों इंडोनेशिया। और भारत का निकटतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका तो दोस्तों पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग हो जाता है। तो इंडोनेशिया किसके द्वारा अलग होता है? इंडोनेशिया अलग होता है दोस्तों ग्रांड चैनल के द्वारा। कौन से चैनल के द्वारा? ग्रांड चैनल या ग्रैंड चैनल के द्वारा इंडोनेशिया भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। जापान देखिए दोस्तों, जापान भी एक द्वीप समूह है और ये एशिया का ही है दोस्तों। होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, ये जापान के 2 प्रमुख द्वीप है दोस्तों। तो जापान भी दोस्तों एशिया महाद्वीप का ही हो गया। इस प्रकार जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 3 तो एशिया महाद्वीप में है। ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है ना दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में है और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य वाले भाग में स्थित है, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। और ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है दोस्तों, ये कैरेबियन सागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के कौन से तटवर्ती सागर में है? कैरेबियन सागर में। तो अपना सही आंसर दोस्तों ये हो गया कि पश्चिमी द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ। क्या किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, या पिद्रू तालागाला है दोस्तों? इसमें मुझे सबसे गजब का ऑप्शन लगा दोस्तों पिद्रू तालागाला। आपने तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहे होंगे आप। ये दोस्तों श्रीलंका देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि श्रीलंका देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिद्रू तालागाला। ये मत सोचना दोस्तों कि इंडिया जी के आता है और श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं पूछी जाएगी। बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों कई देशों की और कई महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना, श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश ही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में या एशिया के महाद्वीप में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा कि श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिद्रू तालागाला। क्या नाम है इसका? पिद्रू तालागाला। ध्यान रखना। माउंट केटू, माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट क्या है फिर? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन मिल गया ना आंसर में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ। ये लो दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। तो तिब्बत या चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा। क्या कहा जाता है दोस्तों?
कोमोलंगमा। वैसे माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम था चोटी 15। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम क्या था? चोटी 15। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। इसे तिब्बत या चीन में क्या कहते हैं? कोमोलंगमा कहा जाता है। सागरमाथा का अर्थ तो होता है ब्रह्मांड की देवी। सागरमाथा का अर्थ तो क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। और कोमोलंगमा का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ की देवी। यानी ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे ब्रह्मांड की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये पूरी पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर तीसरा ध्रुव कौन सा है? तीसरा ध्रुव दोस्तों माउंट एवरेस्ट ही है। इसीलिए इसे ब्रह्मांड की माता के नाम से जाना जाता है। बर्फ की देवी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पर्वत चोटी दोस्तों वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। लास्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसे वर्तमान समय में 8,850 मीटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो क्या है दोस्तों? किलिमंजारो बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। गजब का क्वेश्चन क्यों है? राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड अध्यापक की एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, और एसएससी 10+2 एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किलिमंजारो पर्वत चोटी कहां स्थित है। किलिमंजारो पर्वत चोटी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? तंजानिया देश में। जो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखना दोस्तों ये किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो उसका नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महाद्वीपों के बारे में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। ध्यान रखना दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा देश मालदीव है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है या चीन है। चारों गजब के ऑप्शन है दोस्तों। तो सबसे बड़ा देश आप तो आंख मीच के दे दीजिए आंसर, चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देख लो, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो दोस्तों चीन ही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं यहां काम की, यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि दुनिया का सबसे बड़ा देश बताओ, तो आंसर दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से ही देना है। किस हिसाब से देना है? केवल क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से आंसर कब देना है? जब आपसे खुद एग्जामिनर पूछे कि हाँ भाई जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश बताओ, तभी दोस्तों आपको सबसे बड़ा देश जनसंख्या वाला बताना है। और वरना साधारण यदि क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे बड़ा देश कौन सा है या सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। यहां तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में चीन ही है सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस पर तुक्का मार दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। और सटीक आंसर भी यही है, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव देश है दोस्तों। और मालदीव एक महासागरीय द्वीप का देश है दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है, अरब सागर के अंदर स्थित है। अफगानिस्तान क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान के बारे में दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा, तालिबानी आतंकवाद के कारण अफगानिस्तान चर्चा में रहा। अफगानिस्तान के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की गैर कानूनी तरीके से खेती की जाती है। यानी विश्व में सर्वाधिक गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती कौन से देश में की जाती है? अफगानिस्तान देश में की जाती है दोस्तों। कौन से देश में की जाती है? अफगानिस्तान देश में। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इस अफीम की खेती से जो धन प्राप्त होता है ना, धन, पैसा, आर्थिक मदद, उस धन का उपयोग दोस्तों यहां आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है या आतंकवादी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश या लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती कौन से हैं? ऐसे देश जो चारों तरफ स्थलीय भाग से ही घिरे हुए हो, जिनकी कोई जलीय सीमा नहीं हो, ऐसे देशों को स्थलबद्ध देशों के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है दोस्तों कजाकिस्तान, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया। कजाकिस्तान और मंगोलिया दोनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं। कजाकिस्तान के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रख लो आप। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन से देश में होता है? कजाकिस्तान देश में होता है। चारों ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? क्या आंसू शब्द से हुई है, इंडस शब्द से हुई है, कालीबंगा शब्द से हुई है, या फिर सवाना शब्द से हुई है? चारों ऑप्शन दोस्तों एग्जाम के कंटेंट लायक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति दोस्तों आंसू शब्द से हुई है, और आंसू दोस्तों हिब्रू भाषा का शब्द है। ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंसू शब्द कौन सी भाषा का है? हिब्रू भाषा का। और इस आंसू शब्द का अर्थ क्या है? आंसू शब्द का अर्थ है उदित सूर्य। क्या है? उदय सूर्य या उदित सूर्य। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से हुई है। आंसू शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। अब दोस्तों इंडस क्या है? सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इंडस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस कौन सी भाषा का शब्द है? तो इंडस दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है, और इंडस दोस्तों सिंधु नदी को ही कहा जाता है। इसी इंडस के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। तो कई बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का इंडिया नाम कौन सी नदी के नाम पे रखा गया? इंडस नदी के नाम पे रखा गया। अगला ऑप्शन देखिए, कालीबंगा। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, भारत की सर्व प्राचीन जो सभ्यता है या भारत की जो सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक सभ्यता स्थल है दोस्तों कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताइए। काले रंग की चूड़ियां दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। क्वेश्चन पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा है। पहली और दूसरी राजधानी कौन कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में ये दोनों दोस्तों पाकिस्तान में है। ये दोनों सभ्यता स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो कालीबंगा ध्यान रखना एक सभ्यता स्थल है जहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, भूकंप की जानकारी मिली है दोस्तों, और लकड़ी की नालियां यहां पर प्राप्त हुई है। एक दोस्तों सवाना। सवाना क्या है दोस्तों? सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये सवाना घास के मैदान दोस्तों अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। एक उष्णकटिबंधीय घास का नाम है दोस्तों लानोस। क्या नाम है? लानोस, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। और एक जो तीसरा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है दोस्तों कंपोज। और कंपोज दोस्तों ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है, या ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को तो क्या कहा जाता है? कंपोज। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? लानोस। अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना। इसी प्रकार दोस्तों एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे प्रेरीज। एक आपको उदाहरण बता दूं मैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और ये प्रेरीज घास के मैदान दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
किसके उत्पादन के लिए? गेहूं उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 7 महाद्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप महाद्वीप है या फिर सवाना है? सवाना दोस्तों यहां गलत ऑप्शन लिख दिया गया है, किसी दूसरे महाद्वीप का नाम लिख देता हूं मैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का लिख देता हूं। ऑस्ट्रेलिया का तो लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसकी जगह अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चलो अंटार्कटिका का लिख देते हैं। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अपने से पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन में कोई सा भी महाद्वीप दोस्तों अपना सही आंसर नहीं है। यहां पूछ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। कौन सा है? एशिया है। लेकिन यहां आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में कि एशिया है ही नहीं आंसर में, इसलिए ये तो गलत हो गया। नहीं, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि मैंने ऑप्शन में जो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उन ऑप्शनों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये बताइए। ये नहीं कह रहा कि मुझे एशिया के बारे में बताइए, मुझे तो ऑप्शनों में से बताइए कि इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। तो ये ऑप्शन के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर दोस्तों अंटार्कटिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप है, या विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना आप दोस्तों, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। एक अंटार्कटिका के बारे में क्या ध्यान रखोगे आप? अंटार्कटिका दोस्तों एक गतिशील महाद्वीप है। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में गतिशील महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है, यानी यहाँ पर निवासी नहीं रहते, यहाँ पर लोग नहीं रहते, इसलिए बिना निवासियों का महाद्वीप या निर्जन महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे गहरा स्थलखंड कौन सा है? संसार का सबसे गहरा स्थलखंड है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। ये संसार का सबसे, अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे गहरा स्थलखंड कौन सा है? क्या मेरियाना ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है, मर्त सागर है या फिर बर्फोयांस्क है? चारों ऑप्शन बढ़िया है दोस्तों, एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए डाले गए हैं। मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलखंड नहीं है, यह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और 11,022 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है। मेरियाना ट्रेंच दोस्तों स्थलखंड नहीं है, ये जलीय भाग में स्थित है। अपने से स्थलखंड पूछ रहा है कि महाद्वीप में स्थित सबसे गहरा स्थान बताओ, कि पृथ्वी पर जितने भी जो 7 महाद्वीप है ना, उन 7 महाद्वीपों में सबसे गहरा स्थलखंड कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच तो महासागर में हो गया, तो स्थलखंड थोड़ी ना हुआ दोस्तों, ये तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु हो गया भाई। मेरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, तो स्थलखंड कौन सा हो गया? स्थलखंड हो जाएगा दोस्तों मर्त सागर, डेथ सी। मर्त सागर या डेथ सी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलखंड है, जो 397 मीटर गहरा है दोस्तों, और ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप में आपको एग्जिटी बता देता हूं मैं, मर्त सागर कहां स्थित है? इजराइल और जॉर्डन देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों ये मर्त सागर। यहां जावा ट्रेंच से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों? जावा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर में एक गहरे गर्त के रूप में ही जाना जाता है जावा ट्रेंच को भी। बर्फोयांस्क क्या है दोस्तों? बर्फोयांस्क साइबेरिया में स्थित है, और साइबेरिया रूस का एशियाई भाग है दोस्तों, यानी एशिया में स्थित है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों बर्फोयांस्क। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्फोयांस्क।
ध्यान रखना, बर्फोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? बर्फोयांश को। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे ज्यादा जिसमें नमक की मात्रा हो उस झील का नाम बताइए। सर्वाधिक लवणता वाली झील का नाम बताइए। क्या सांबर झील है, चिल्का झील है, कैस्पियन सागर झील है या फिर वोन झील है? दोस्तों चारों के चारों गजब के ऑप्शन है दोस्तों, सुपर ऑप्शन है ऐसे मान लीजिए, मतलब एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, यानी यहां से भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं मैं, सही आंसर होगा दोस्तों वोन झील। क्या होगा? वोन झील। और ये वोन झील दोस्तों तुर्की देश में स्थित है या टर्की देश में स्थित है। ये दुनिया की सबसे खारी झील मानी जाती है, सर्वाधिक लवणता वाली झील मानी जाती है। लवणता के बारे में तो आप जानते ही हो कि लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। तो इस जो वोन झील है, इस वोन झील की लवणता कितनी है? 330 प्रति हजार इसकी लवणता है, आप ध्यान रखना। सांबर झील दोस्तों भारत की सबसे खारी झील है। भारत की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? सांबर झील है। चिल्का झील, चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील और सांबर झील में थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया क्या तुम्हारे? चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि सांबर भारत की सबसे खारी झील है, ज्यादा लवणता वाली झील है सांबर झील। ठीक है। और विश्व में देखो, विश्व की सबसे खारी झील तो हो गई वोन झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर झील है कहां दोस्तों? साइबेरिया में स्थित है। और ये जो चिल्का झील है ना, ये कहां स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? विश्व में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? क्या ब्रिटेन को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है, या फिर जापान को कहा जाता है, या फिर नॉर्वे को कहा जाता है? आंसर बता दूं आपको मैं, विश्व में सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों जापान देश को। कौन से देश को? जापान को विश्व में सूर्योदय का देश कहा जाता है। पूर्व में स्थित है देश तो ये, और पूर्व से सूर्योदय होता है, इसलिए सूर्योदय का देश किसे कहेंगे अपन? जापान को कहेंगे। लेकिन सूर्यास्त का देश किसे कहेंगे? पश्चिम में दोस्तों जहां सूर्य छिपता है, सूर्यास्त का देश कहेंगे दोस्तों ब्रिटेन को। सूर्यास्त का देश किसे कहेंगे अपने? ब्रिटेन को कहेंगे। रही बात नॉर्वे की, नॉर्वे गजब का क्वेश्चन बनाता है दोस्तों, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कौन से देश को कहा जाता है? नॉर्वे देश को दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। थाईलैंड, थाईलैंड के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता सूर्योदय और सूर्यास्त का तो, लेकिन थाईलैंड के बारे में मैं आपको गजब का क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, जो एग्जाम्स में आता ही रहता है या एग्जामिनर्स की नजर में रहता है दोस्तों ये आंसर। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन है, विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है दोस्तों, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत में यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा लेटेक्स या प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों केरल भारत में, केरल भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट आपके सामने रखे हैं दोस्तों। यदि आपको अपना चैनल पसंद आया है दोस्तों, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।